वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह के आईपीओ में हालांकि कोई नया आईपीओ जो है वो इस हफ्ते नहीं खुला है, तो इस हफ्ते इस कार्यक्रम में इस वक्त हम उन आईपीओस की बात करेंगे या उन कंपनीज की बात करेंगे जो हाल ही में लिस्ट हुई हैं और कैसी परफॉर्मेंस कर रही हैं, और अगर आप उसमें आना चाहते हैं, पैसे लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज से मैम BCCL हाल ही में लिस्ट हुआ, साल का पहला आईपीओ था और धमाकेदार लिस्टिंग भी हुई 96% प्रीमियम के आसपास, लेकिन उसके बाद मैम नीचे आ गया शेयर काफ़ी। अब जिन्होंने लिस्टिंग गेन ले लिया उनके लिए तो सही रहा, लेकिन जो लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं इसको, अब वो क्या करें, अब कब तक इसमें वापस तेज़ी आ सकती है मैम। देखिए, बहुत बढ़िया लिस्टिंग इसने दे दी थी। जी इनफैक्ट आपके चैनल पे या मैंने दूसरे चैनल पे भी बोला था कि 30 से 35 का जोन ऐसा है जहां पे ये मिलता है, तो नई खरीदारी के भी मौके तलाशने चाहिए। और आप मानेंगे नहीं, इसका अभी तक का लो 33 रुपए 9 पैसे का है। तो यहाँ से थोड़ी सी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। किसी ने लिया है, हम तीनों तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे। ऑलरेडी लिया है अलॉटमेंट के वक्त, तो क्या करना है, जी होल्ड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए। लेकिन थोड़ा बहुत इसमें आप प्रॉफिट बुक करिए। अलॉटमेंट के वक्त अगर शेयर्स आए हैं उनको तो अभी भी प्रॉफिट ही है, बट थोड़ा बहुत प्रॉफिट पार्शियली जरूर बुक करें। फ्रेश एंट्री करनी है, हाँ, तो फ्रेश एंट्री के लिए भी इसमें मेरे हिसाब से एक बार बजट निकलने दीजिए, फिर फ्रेश एंट्री के मौके तलाशिए। मिल जाएगा 30 से 35 रुपए के आसपास, तो जी वहां पे फ्रेश एंट्री करिए। स्टॉप लॉस 29 रुपए का स्ट्रिक्ट लगाएंगे और उसमें फिर उन स्तरों पे फ्रेश एंट्री के मौके तलाशेंगे। तो ये फ्रेश एंट्री के लिए है, और जिनके पास अलॉटमेंट आए हैं जी उनके लिए है। अब सबसे बड़ा सवाल है, बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं और हमें ये सवाल देख सुनने को मिलता है कि ऊपरी स्तरों पे खरीदारी कर ली। इनफैक्ट काफी लोगों ने 45 रुपए पे भी एंट्री की हुई है। जी उनके लिए क्या सलाह है? क्योंकि देखिए, जब इतना बड़े आईपीओ में इतने बड़े बड़े गेन मिलते हैं, तो प्लीज फिर उसमें इतने हाई लेवल पे एंट्री ना करें। और वो अगर फिर भी कर ली है, तो अभी सिर्फ होल्ड करना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 34 का लगाना है। 34 के नीचे का क्लोज ध्यान रखना है। मैं इंट्राडे में ऊपर नीचे होता है उसकी बात नहीं करती, जी 34 के नीचे का क्लोज आया तो दिक्कत हो जाएगी, ये ध्यान रखें। और उस हिसाब से बने रहें। समय लग सकता है कॉस्ट प्राइस आने में, लेकिन लंबे समय के लिए होल्ड करने की सलाह। ओके। अच्छा, एक सवाल मैम ये भी रहेगा कि जो न्यू एज कंपनीज हैं, चाहे हम यहाँ पर फिजिक्स वाला की एक बार बात कर लें, तो लिस्टिंग इसकी अच्छी हुई थी, 33% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद ये भी नीचे आ गया। वहीं जो लेंसकार्ट है, वैल्यूएशन को लेकर उसके बहुत सवाल उठे थे, लेकिन इस वक्त जो है वो अपना जो उसका इशू प्राइस था उसके ऊपर ही कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा ग्रो या फिर जो मीशो जैसी कंपनीज हैं, तो न्यू एज कंपनीज में आपको लगता है मैम कि इनके अंदर पोटेंशियल है कि ये आने वाले टाइम की बड़ी कंपनीज बन सकती हैं, लाइक जो हमारी लार्ज कैप कंपनीज हम कह लें इनकी तरह, और इसमें क्या करना चाहिए मैम इन्वेस्टर्स को, अगर किसी के पास फिजिक्स वाला है या फिर लेंसकार्ट के हैं शेयर्स। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। लेंसकार्ट आपके चैनल पे और मैंने बाकी चैनल्स पे भी रेकमेंड किया था। उस टाइम पे बहुत कम लोग थे जो कि रेकमेंड कर रहे थे। जी उनमें से एक मैं भी थी, और मुझे पता है कि वो एक कॉल थोड़ा सा हमारी तरफ से एक बोल्ड कॉल था। क्योंकि जो माहौल उस टाइम लेंसकार्ट को लेके बना था, वो माहौल में बहुत कम लोग थे जो सब्सक्राइब की रेटिंग दे पा रहे थे। और आप मानेंगे नहीं, उसके बाद जब लिस्टिंग हुई, मैं मानती हूँ लिस्टिंग के इनिशियल आवर्स बहुत खराब रहे, जी लेकिन उसके बाद जो इसने मोमेंटम दिखाया, ये आज तक इश्यू प्राइस के नीचे सिर्फ शायद एक बार आया होगा, और वो भी इंट्राडे में आके ये वापस से बहुत जोर से तेज हुआ है। तो फंडामेंटल्स जहां इंटैक्ट रहते हैं वहां पे बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं फिजिक्स वाला की बात करूं तो एजुकेशन मॉडल है। देखिए, हमें बिजनेस मॉडल को समझना पड़ता है। जहां जी पे एजुकेशन आती है वहां पे एक कैवेट या एक चीज हमेशा देखनी चाहिए, और वो चीज क्या रहती है कि टीचर्स जो पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि रेप्यूटेशन, टीचर्स की रेप्यूटेशन अच्छी जी होती है तभी स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं। तो वो एक डिपेंडेंसी हो जाती है कि वहां पे। और ये एक ऐसी चीज है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा टीचर एक ही इंस्टीट्यूट को सर्व करेंगे, उन्हें कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो शिफ्ट भी होते हैं। तो एक ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। ये बिजनेस मॉडल को अगर हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तभी हमें समझ में आता है कि कहाँ पे
इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत हाई रहती है। तीसरा, बैरियर्स टू एंट्री एजुकेशन मॉडल में बहुत कम है। तो इन सब के चलते फिजिक्स वाला हमें इतना कुछ खास नहीं लगा था। और उसके बाद ऑल्दो लिस्टिंग अच्छी हुई, क्योंकि रेप्यूटेशन जो मैंने बोला उसकी वजह से, क्योंकि जो इनके मेन है यहाँ पे जो स्टाफिंग है, मेन जो इनके लेक्चरर है, उनका रेप्यूटेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत जाना हुआ नाम है। तो 109 का आया था, अभी 120 के आसपास चल रहा है। बहुत अच्छी लिस्टिंग दिखा के भी ये टिक नहीं पाया। तो आपको बिजनेस मॉडल न्यू एज कंपनीज में भी ऐसा नहीं होता कि हर कंपनी में हमें लगाना है। हर कंपनी के बिजनेस मॉडल को आप बारीकी से समझिए। आप ही के साथ मैंने एक हॉस्पिटल का भी आईपीओ डिस्कस किया जी था, जी तभी मैम, भी मैंने कुछ बारीकियां बताई थी, आपको याद हो तो, बिल्कुल। कि हॉस्पिटल में हमें क्या देखना चाहिए। तो हर बिजनेस मॉडल की अपनी विशेषताएं हैं, उनको देख के और फिर लगाइए। लेंसकार्ट मोनोपोली बिजनेस इंडिया में, और जिस तरह से हमारी आईसाइट वगैरह हम सब जानते हैं, ये सबके काम में आता है। और दूसरा, आप इनके फिजिकल स्टोर्स पे जाके देखिए, तो भीड़ नजर आएगी वहां पे, हम्म। क्योंकि उनकी जो प्राइस रेंज है वो काफी इकोनॉमिकल है। तो जब हम किसी आईपीओ को स्टडी करते हैं तो हम पूरी ग्राउंड चेक जाके भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने देखा फाइनेंशियल्स में लॉसेस बिल्कुल। है, प्रॉफिट है, उस हिसाब से अपना डिसीजन दिया। बहुत सारी चीजें देख के, नाप तोल करके हमें यहाँ पे एक कंपनी के आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए। फिजिक्स वाला की बात करें तो यहाँ पे 109 का था, 120 आ गया, जबकि ये लिस्टिंग के वक्त तो 160 तक गया था, लेकिन टिक नहीं पाया। और मैंने आपको बताया बिजनेस मॉडल में क्या फैंसी होती है, क्या अट्रैक्टिवनेस होती है, जो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो लेंसकार्ट अभी भी ठीक लगता है, होल्ड करने की सलाह है। फिजिक्स वाला में अगर किसी ने आईपीओ के वक्त लिया तो थोड़ा मुनाफा वसूल कर लीजिए। वैसे तो बहुत कम रह गया मुनाफा, क्योंकि 160 का वो अब 120 आ गया, लेकिन थोड़ा बहुत तो वसूल करने की सलाह रहेगी। सो मैं सभी जो भी टेक कंपनीज है उनको एक ही पैमाने पे नहीं नाप सकती हूँ। सबके बिजनेस मॉडल को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखें तो अभी कुछ एक कंपनीज ऐसी आई थी जो को वर्किंग स्पेस में थी, तभी भी मैंने आपके चैनल पे बोला था ये बिजनेस मॉडल इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो हमें बहुत सारी चीजें, जब लॉसेस बैलेंस शीट पे पीएनएल के साथ साथ एक मॉडल को भी देख के हमें तय करना जी। पड़ता है कि ये बिजनेस आगे चलेंगे या ये इतने अच्छे रिटर्न दे पाएंगे कि नहीं। तो इन सब का निचोड़ यही है कि लेंसकार्ट में होल्ड करना है, फिजिक्स वाला में अगर अलॉटमेंट के टाइम के हैं तो कुछ मुनाफा जरूर वसूल करें। ओके। और मैम मीशो में क्या करना चाहिए, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल हम देखें और इसकी अगर हम एक प्राइस रेंज की बात करें तो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये जो कंपनीज हैं उनसे काफ़ी ये चीपर है। तो मीशो में आपको क्या लगता है मैम कि मीशो के अंदर क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, जिनके पोर्टफोलियो में मीशो के शेयर्स पहले से है, या कोई चाहता हो कि मैं मीशो को खरीदना चाहता हूँ, उनको क्या करना चाहिए मैम, किस लेवल पर एंट्री करनी चाहिए मीशो में? देखिए, मीशो का एक और बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट था जब ये आईपीओ आया था, जो हमने देखा, इनका जो मेन कमांड था वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में है। जी। तो इन्होंने टारगेट वहां पे किया। तो अब आप समझिए, ये हमें बिजनेस मॉडल जब हम पढ़ते हैं तभी समझ में आता है कि क्या विशेषता है। इनकी विशेषता ये थी कि ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में काफी ज्यादा ये पेनिट्रेट कर रहे थे, और उसका फायदा भी हुआ है। मीशो अच्छा लगता है अभी भी, और मुझे लगता है कि इनका जो कॉस्ट है वो बहुत रीजनेबल है। हम्म। जो इनको खुद को कॉस्ट पड़ता था वो काफी रीजनेबल पड़ता था। तो ये सब चीजों के हिसाब से मीशो अच्छा है। किसी ने उस टाइम नहीं लिया तो अभी भी ले सकते हैं, थोड़ी सी गिरावट में ले लीजिएगा, 174 के आसपास चल रहा है, क्योंकि आईपीओ 111 का था। तो जी। अभी भी बहुत ऊपर है इश्यू प्राइस से। गिरावट आती है 150 160 के स्तर पे तो खरीद लीजिए। नया अगर लेना चाहते हैं, ऑलरेडी लिया हुआ है तो बने रहिए, ये वापस से तेजी में लौटेगा और 200 220 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा। ओके, ठीक है मैम। अच्छा मैम, एक सवाल मेरा आपसे इसमें आखिरी सवाल ये रहेगा कि अगर कोई आपसे ये पूछे, कोई निवेशक का ये सवाल है कि मीशो, ग्रो, लेंसकार्ट, फिजिक्स वाला, आईसीआईसीआई प्रू, एएमसी, इनमें से अगर किसी में एंट्री करनी हो तो कौन सी एक दो स्टॉक्स आप सजेस्ट करेंगे यहाँ पर? देखिए, मीशो हमको अच्छा लग रहा है अभी भी, वहां पे एक नजर बनाई जा सकती है। तो मीशो तो बिल्कुल हमारे यहाँ पे रडार पे है ही। जी। दूसरी तरफ बात करें तो ग्रो, ग्रो भी हमें अच्छा लग रहा है। तो दूसरा काउंटर जो पसंद आ रहा है वो ग्रो है। मीशो पहले नंबर पे रख लीजिए, ग्रो को दूसरे नंबर पे रख लीजिए, लेंसकार्ट को तीसरे नंबर पे। मतलब
स्ट्रिक्टली हम इस हिसाब से नहीं चल सकते, जी। क्योंकि न्यूज वगैरह आती है, रिजल्ट्स में कहीं उठापटक हुई, वो सारे पैमाने हमको जरूर देखने चाहिए और देखते रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तिमाही अच्छी आ गई तो उसको छोड़ दिया, अगली तिमाही में भी बिल्कुल ट्रैकिंग करेंगे और बिल्कुल। हो सकता है कि ये रैंकिंग चेंज हो जाए, पर अभी के हिसाब से ये 3 ओके, तो मैम ग्रो और लेंसकार्ट के लिए टारगेट कुछ आप देना चाहें ग्रो के लिए? जी। मीशो और मैंने ग्रो यहाँ पे बोला और तीसरे नंबर पे लेंसकार्ट बोला। लेंसकार्ट। तो जी, पहले नंबर पे मीशो, दूसरे नंबर पे ग्रो, तो इस तरह से है। और तो अब मीशो का हम ऑलरेडी 220 का टारगेट दे जी। चुके हैं। ग्रो की बात करें तो ये अभी भी अच्छा लग रहा है और इसमें भी टारगेट 195 से 200 का रहेगा। तीसरी अगर हम बात करें तो लेंसकार्ट की रहेगी। और लेंसकार्ट में जो अब टारगेट आ रहा है, वो मेरे हिसाब से लेंस कार्ट का अब यहाँ पे टारगेट 480 से लेके 500 तक रख सकते हैं। ओके, तो मीशो के लिए 220 का टारगेट यहाँ पर रास्ते में हमने बताया है। ग्रो 195 से 200 तक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है, और इसके अलावा लेंसकार्ट जो है 480 से 500 तक के टारगेट जो हैं इसमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वाह, क्या आईपीओ है। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।